कोरोना वायरस और इससे पैदाशुदा हालात के पेश नज़र पहली से लेकर 12वीं जमात तक के तमाम बच्चों के इम्तहानात मनसूख हो चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को हुकूमत की तरफ से ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से इम्तहानात का लाया अमल तय कर सकती है। इस मामले पर HEC मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहा है। यूनिवर्सिटी तलबा के इम्तहानात के लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है, इस मामले में HEC का लाया अमल क्या होना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे साबिक चेयरमैन HEC डॉक्टर अताउर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो यूनिवर्सिटी के तलबा के इम्तहानात हैं उस हवाले से दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन क्या है? दुनिया में जनरली यही किया है कि जो पिछले इम्तिहान के रिजल्ट्स थे उनके बुनियाद पे या तो प्रमोट कर दिया है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने, या फिर ऑनलाइन इम्तिहान का अरेंजमेंट किया है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने। तो दोनों ऑप्शंस मुमकिन हैं। ऑनलाइन अगर वो इम्तिहान लेते हैं तो फिर आइडेंटिफिकेशन का मसला होता है कि कौन दे रहा है, एक्चुअली वही कैंडिडेट है, कोई और तो नहीं है। तो फिर एक ख़ास जगह पे जाकर जहाँ पे सुपरविजन हो वहाँ से इम्तिहान दिलाया जाए तो फिर वो मुमकिन हो सकता है। तो दोनों सूरतें इख्तियार की गई हैं और दोनों मुमकिन है पाकिस्तान में करने के लिए कि लोग या तो प्रमोट कर दें उनको पिछले मार्क्स की बुनियाद पर। उसमें कबाहत यह है कि उनकी फिर डिवीज़न जो है वो अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि इम्तिहान नहीं हो रहा तो फिर वो उनको अपने ग्रेड्स इम्प्रूव करने का चांस नहीं मिलता। अच्छा सर, अभी आपने ये बात की कि अगर हम बैरूनी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर भी ये मसला होता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हो तो आइडेंटिफिकेशन का मसला होता है, तो वहाँ पर भी ये मामला चलते हैं कि भाई इम्तिहान किसी का है और कोई और दे रहा है, ये सिर्फ यहीं पर ये मामला होते हैं? नहीं, बाहर भी सुपरविजन का ऑनलाइन इम्तिहान के अंडर सुपरविजन ही किया जाता है। और हमने भी पाकिस्तान में लेते हैं इम्तिहान। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो मेरी ज़माने में कायम हुई थी उसके तहत बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, कोई 200 से ज़्यादा सेंटर्स हैं जहां ट्यूशन भी होती है और वहां इम्तिहान भी दिए जा सकते हैं। स्टूडेंट जो इम्तिहान देने होते हैं वहां उन सेंटर्स में जाते हैं, हर शहर में मौजूद हैं ये सेंटर्स, और वहां जाकर और फिर अंडर सुपरविजन इम्तिहान देते हैं। ऑनलाइन इम्तिहान होते हैं लेकिन अंडर सुपरविजन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या चैलेंज क्या होगा इस सूरत हाल में एग्ज़ाम्स के हवाले से आपके ख्याल में? सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना होगा कि जो चीटिंग आम होती है वो चीटिंग ना हो और कॉपिंग ना हो। तो एक तो ये सबसे, अगर आप ऑनलाइन इम्तिहान देते हैं, एक तो आइडेंटिटी कि वो जो कह रहा है वो खुद है या नहीं, तो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी होगी कि ये कोई और तो उसके बदले आके इम्तिहान नहीं दे रहा अगर इम्तिहान दे रहे हैं कोई साहब तो। और दूसरे जो है कि उसके अंदर चीटिंग नहीं हो रही, तो वो सुपरविजन इस वजह से अहम होती है कि सही मायनों में सुपरविजन हो, दूर दूर बिठाया जाए, आपस में बात ना करें और कोई नकल की कोई चीज़ें ना हो जैसे नॉर्मल इम्तिहानों में होता है, उसी तरीके से ऑनलाइन इम्तिहानों में। और दूसरे सवालात, क्योंकि आप ऑनलाइन इम्तिहान दे रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, तो जवाब जो है इंटरनेट पे आप ना देख लें तो सवाल इस तरीके से पूछे जाएं कि अगर उन्होंने उसका उसूल समझ लिया है तो उसका जवाब फौरन दे सके, ना कि कॉन्सेप्चुअल किस्म की चीज़ों वो रटाया किताब से ना लिया हुआ हो। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन इम्तिहानात को 1-2 माह के लिए डिले कर देते तो नुकसान ज़्यादा होता? अब ये पता नहीं कि ये कब तक चलेगा मामला। ये ज़रूरी नहीं है कि 1-2 महीने में ये मामला कंट्रोल में आ जाए। हो सकता है कि ये पूरा सिलसिला दिसंबर तक भी चलता रहे, रिड्यूस हो जाए लेकिन दिसंबर तक भी चलता रहे। तो इसके बारे में अभी कोई यकीन नहीं है, क्योंकि पीक आपकी नहीं पहुंची है अभी। तेज़ी से तादाद बढ़ रही है। WHO ने कहा है कि जुलाई के वस्त तक कोई 2 लाख हो जाएंगे, हो सकता है उसके बाद और भी बढ़े। सही तादाद क्या है आपको पता नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग आप इतनी कम कर रहे हैं। WHO ने कहा था कम से कम 1% जो पॉपुलेशन है उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। आपकी 22 करोड़ अफराद हैं तो कम से कम 22 लाख लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए थी। आपने 2-3 लाख लोगों की सिर्फ टेस्टिंग करी है, तो आपको पता ही नहीं है कि सिचुएशन कितनी है, कब पीक आएगी, कब फ्लैटन आउट होगी और कब ये कम होगा। तो इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि 1-2 महीने में हम खाली पोस्टपोन कर देते इम्तिहान और फिर ले लेते। तो इसके बारे में कुछ अभी कबल वक्त होगा इस तरह के अंदाज़ा लगाना।
अच्छा, अब मैं आपसे ये भी चाहूँगा जानना कि कोरोना वायरस के हवाले से क्या रिसर्च हुई, लेकिन इससे पहले तालीमी हवाले से सिर्फ आखिरी बात ये बताइए कि अब आप क्या देखते हैं कि पोस्ट कोविड-19 हमें क्या ऑनलाइन एजुकेशन की जो स्प्रेड है वो ज़्यादा नज़र आएगा और ऑनलाइन एजुकेशन की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा नज़र आएगी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है पाकिस्तान में मायारी तालीम का, चाहे स्कूल, चाहे कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल की हो, वो अच्छे असातिज़ा हैं, क्वालिफाइड फैकल्टी है जो बहुत कम है। पूरे मुल्क में कोई 12-15 हज़ार PhD लेवल फैकल्टी हैं, जबकि आपके पास 70-80 हज़ार की तो आज ज़रूरत है। तो लेकिन ये जो बहुत बेहतरीन कोर्सेज इस वक्त अवेलेबल हैं, MIT ओपन कोर्सवेयर है, स्टैनफोर्ड के कोर्सेज हैं, कोर्सेरा, यूडेसिटी वगैरह वगैरह। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें ये सारे कोर्सेज एक जगह पे जमा कर दिए हैं। ये 3-4 साल पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनॉग्रेट की थी, और इसके अंदर स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज हैं। वेबसाइट का एड्रेस है LEJ4 learning learning.com.pk। आप इस पे जाइए तो फ्री में आपको कोर्सेज मिलेंगे, कोई आपको पेमेंट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। अगर ये जो है ये समो दिया जाए हमारे नॉर्मल टीचिंग में और इम्तिहान भी इसी से लिए जाएं, तो एक साथ आप स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर सकते हैं और आप फिर वही स्टैंडर्ड्स पे आ जाएंगे जो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में है, अगर आप इनको सही इस्तेमाल करें। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए कि हम अपने तालीमी मायार को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेहतर बना सकें इन बैनुल-अक़वामी कोर्सेज से इस्तेफादा करके। अच्छा, अब अगर हम कोरोना की तरफ आएँ तो कोरोना की रिसर्चेस कहाँ तक पहुँची है, अगर हम बैरूनी दुनिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, और कब तक हमें लगता है कि ये मामला जो है वो ख़त्म होगा या वैक्सीन आ जाएंगी? हाँ। जी, बात यह है कि ये जो बहुत दुनिया भर में बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च हो रही है, दिन रात इस पे लगे हुए हैं। नई अद्वियात तो आप भूल जाएंगे, वो तो 5-10 साल लगते हैं कोई भी दवाई ईजाद करने में और उसको फिर मार्केट में लाने में, एक प्रोसेस है। जो एग्जिस्टिंग अद्वियात हैं उस पर बहुत रिसर्च हो रही है, और एक अभी हाल में रेमडेसिविर के नाम से एक दवाई है जो कि एक अमेरिकन कंपनी गिलियड ने, जो पहले ही से एंटीवायरल ड्रग मौजूद था, वो जब क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि उससे कोई 30% फ़र्क होता है उस टाइम में जिस टाइम में पेशेंट रिकवर कर रहा होता है, यानी 15 दिन के बजाय 11 दिन में रिकवरी पीरियड, तो थोड़ा सा फ़ायदा है। इसी तरीके से जो और कुछ ड्रग्स हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, एजिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में फ्रांस में ट्रायल्स हुए हैं और उसमें भी काफ़ी मुफीद पाए गए हैं। इसी तरीके से हमने भी ट्रायल शुरू कर रखे हैं, हमारे टास्क फोर्स ने, कोरोना वायरस टास्क फोर्स का मैं चेयरमैन हूँ। मुल्क में एक 16 इदारों का हमने एक कॉम्बिनेशन बनाई है जो मिलकर काम कर रहे हैं, कंसोर्शियम है बनाया है, और उसके तहत मुल्क में ट्रायल्स हो रहे हैं। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हो रहे हैं और जगह पे भी हो रहे हैं। तो इसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते में आने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो ये पहलू है ड्रग्स का। दूसरा जो वैक्सीन का जिसका आपने जिक्र किया, तो वैक्सीन भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। कोई 100 कंपनियां दुनिया की काम कर रही हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर, और मुझे यकीन है कि 8 या 10 कंपनियां जो हैं अगले साल मार्च या जून तक वैक्सीन दे के आ जाएंगी। इस साल सितंबर में या अक्टूबर में एक बहुत बड़ी कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जो कि वैक्सीन की बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, वो जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इसी साल वो सितंबर अक्टूबर में कुछ मिलियन डोजेस लेकर आ जाएंगे, चंद करोड़ डोजेस, और जो दिसंबर तक वो कई अरब डोजेस भी बनाने का दावा कर रहे हैं कि हम बना लेंगे। तो ये सिचुएशन है, लेकिन अभी ये दवाइयों की सिचुएशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली ये भी बताइए कि अब हम तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बेसिकली जा रहे हैं, क्योंकि हमने ईज आउट कर दिया लॉकडाउन को, और दुनिया भी इसी तरफ जाएगी, क्योंकि हमेशा तो बंद नहीं रह सकते। अगर ये वायरस 10 साल या 5 साल रहना है दुनिया में, तो 5 साल 10 साल के लिए तो दुनिया बंद हो नहीं सकती। वी हैव टू लर्न टू स्टार्ट लिविंग विद इट। तो अब हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर दें कि उससे नुकसान क्या है और फायदा क्या है। हर्ड इम्यूनिटी से फ़ायदा ये है कि आपको ग्रेजुअली आप खोल देते हैं हर चीज़, और आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है पूरी पॉपुलेशन में, और एक सर्टन लेवल के ऊपर जब पहुंच जाती है, कोई 60 या 70% पॉपुलेशन अगर इन्फेक्ट हो जाए, तो कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई है और उस पर अब ये असरअंदाज नहीं होगा। नुकसान ये है कि हर्ड इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के होने के प्रोसेस में बहुत से लोग जो ससेप्टेबल होते हैं, जिनमें दिल के अमराज होते हैं, फेफड़े के अमराज होते हैं, या बुढ़े होते हैं, वो उनकी डेथ्स हो जाती हैं। तो एक कीमत है हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की जो आपको पे करनी पड़ती है।
तो आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप सेलेक्टिव लॉकडाउन करें, आप हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें और जो लोग और टेस्टिंग बड़े पैमाने पे करें, जैसे कहा मैंने। और ख़ास तौर पे अभी तक आपने जनरल रैंडम टेस्टिंग शुरू नहीं करी, और आप ये पीसीआर से हटकर जो आप टेस्टिंग करते हैं यूजिंग एलाइजा, जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है, वो बहुत कम कीमत पे और बहुत तेज़ी से हो जाती है। तो उसको फौरी तौर पे आपको बड़े पैमाने पे अडॉप्ट करके मुल्क में राइज करना चाहिए, ताकि आप 1 लाख टेस्ट रोज़ाना कर सकें, जो कि WHO ने रिकमेंड किया है कि 1% ऑफ पॉपुलेशन, ताकि आप जल्द से जल्द अंदाज़ा हो सके कि हम कहाँ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और तालीमी मैदान में क्या होना चाहिए और कोरोना की टेस्टिंग के हवाले से और जो आगे के मामलात हैं वो किस तरीके से डील किए जाने चाहिए उस हवाले से बात कर रहे थे।